Good evening, students. So, this is our lecture number 51 on the Code of Criminal Procedure 1973 and the Bharatiya Nagrik Suraksha Samhita 2023. अपने लास्ट लेक्चर में हमने अपने लेक्चर को कंक्लूड किया था सेक्शन 176 के साथ. ठीक है, हमने 174 से शुरू किया था और इंक्वेस्ट और इंक्वायरी को कॉम्प्रिहेंसिवली कवर किया था. ठीक है, जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग हमको इंक्वेस्ट एंड इंक्वायरी से मिली थी, दैट इज फ्रॉम सेक्शन 174 टू 176, वो ये मिली थी कि अगर सपोज किसी की डेथ कॉज हो जाती है इधर बाय अ वाइल्ड एनिमल या फिर बाय अ मशीनरी या फिर कोई भी ऐसा रीज़न जिससे एक रीजनेबल सस्पिशन निकल के आए. ठीक है, मतलब अगर आसान शब्दों में समझा जाए तो वहाँ पर इंसान की मृत्यु किस रीज़न से हुई है ये पता नहीं चल रहा. इट कुड बी पॉसिबल दैट द पर्सन इज डाइड अ नेचुरल डेथ, और इट कुड बी पॉसिबल कि वहाँ पे एक थर्ड पर्सन की इन्वॉल्वमेंट हो. ठीक है, तो यहाँ पर पुलिस ऑफिसर बेसिकली एक इंक्वेस्ट रिपोर्ट बनाते हैं जिसमें ये पुलिस ऑफिसर प्राइमा फेसाई एसर्टेन करते हैं कि उसकी एपरेंट रीजन ऑफ डेथ क्या है, कि मतलब वो नेचुरली मरा है. ठीक है, किसी भी थर्ड पर्सन की इन्वॉल्वमेंट नहीं है या फिर किसी थर्ड पर्सन की इन्वॉल्वमेंट है. एंड अगर किसी थर्ड पर्सन की इन्वॉल्वमेंट मिलती है तो वहाँ पर फिर सेक्शन 174 के अंदर एफआईआर को रजिस्टर किया जाता है. ठीक है, एंड विद सेक्शन 176 हमने अपने इन्वेस्टिगेशन के चैप्टर को कंक्लूड किया था. आज हम लोग जुरिस्डिक्शन शुरू करेंगे. ठीक है, दैट इज फ्रॉम सेक्शन 177 टू सेक्शन 189. ठीक है, इसमें बहुत ज़्यादा डेल्व करने की ज़रूरत नहीं है, बस जो जनरल प्रिंसिपल ऑफ जुरिस्डिक्शन है उसको आप ध्यान में रखिएगा, क्योंकि जब प्रीलिम्स और मेंस में क्वेश्चन पूछता है तो अक्सर ये पूछ देता है कि यहाँ पर किस कोर्ट की जुरिस्डिक्शन बनेगी. ठीक है, तो ध्यान समझेंगे, एंजॉय करके समझेंगे, बहुत ज़्यादा इसमें डेल्व करने के लिए है नहीं. तो शुरू करते हैं 177 से. चैप्टर 13, जुरिस्डिक्शन ऑफ द क्रिमिनल कोर्ट्स इन इंक्वायरीज एंड ट्रायल्स. ठीक है, इंक्वायरी और ट्रायल कंडक्ट करने की किस कोर्ट की जुरिस्डिक्शन होगी, चैप्टर 13 इससे डील करता है. तो आइए 177 से शुरू करते हैं. इट सेज ऑर्डिनरी प्लेस ऑफ इंक्वायरी एंड ट्रायल. एवरी ऑफेंस शैल ऑर्डिनरली बी इंक्वायर्ड इनटू एंड ट्राइड बाय अ कोर्ट विद इन हुज लोकल जुरिस्डिक्शन इट वाज कमिटेड. बेसिकली सेक्शन 177 जो है इट इज जनरल रूल ऑफ जुरिस्डिक्शन. ठीक है, इट इज अ जनरल रूल ऑफ जुरिस्डिक्शन. जनरल रूल का मतलब क्या है, लाइक इट इज वेरी मच क्लियर कि जिस भी मैजिस्ट्रेट के जुरिस्डिक्शन में ऑफेंस कमिट होगा, ठीक है, सिर्फ उसी मैजिस्ट्रेट के पास ये पावर होगी कि वो उस इंसान का ट्रायल कंडक्ट कर सकता है. जिस भी मैजिस्ट्रेट के जुरिस्डिक्शन में ऑफेंस कमिट किया जाएगा उस ऑफेंस का जो ट्रायल और इंक्वायरी होगा इट विल बी कंडक्टेड बाय दैट पर्टिकुलर जुरिस्डिक्शनल मैजिस्ट्रेट. समझाता हूं इसका मतलब क्या है. सपोज दिस इज द सेशंस डिवीजन. ठीक है, सेशन डिवीजन आपको पता है ना क्या होता है. अब इस सेशन डिवीजन में बहुत सारे पुलिस स्टेशन होते हैं. ठीक है, सपोज ये भी एक सेशन डिवीजन है, यहां पे भी बहुत सारे पुलिस स्टेशन हैं. अब मैंने आपको एक कंसेप्ट बताया था जब हम लोग सेक्शन 154 पढ़ रहे थे, तो मैंने आपको जीरो एफआईआर के बारे में बताया था. ठीक है, जीरो एफआईआर को इम्प्लाइडली इंटरप्रेट किया गया था सेक्शन 154 के अंदर. क्या कहते हैं जीरो एफआईआर, कि इट डज नॉट एक्चुअली मैटर कि किसके जुरिस्डिक्शन में ऑफेंस कमिट हुआ है. अगर आपको एफआईआर रजिस्टर करवाना है तो आप किसी भी कॉग्निजेबल ऑफेंस का, याद रखिएगा जीरो एफआईआर सिर्फ कॉग्निजेबल ऑफेंसेस में रजिस्टर किए जाते हैं. ठीक है, सपोज अगर इस जगह पर आपके अगेंस्ट में ऑफेंस कमिट हुआ है, आप चाहें तो इस सेशंस डिवीजन में भी जाके इस वाले पुलिस स्टेशन में एफआईआर रजिस्टर करवा सकते हैं. इसमें इस एफआईआर को रजिस्टर करवाने से आपको रोका नहीं गया. आप किसी भी जुरिस्डिक्शन में जाके एफआईआर को रजिस्टर करवा सकते हैं अंडर सेक्शन 154. लेकिन जिस पर्टिकुलर प्लेस पर आपके अगेंस्ट में ऑफेंस कमिट हुआ है, सिर्फ इस पर्टिकुलर प्लेस के मैजिस्ट्रेट के पास जुरिस्डिक्शन होगी टू ट्राई दैट ऑफेंस. ठीक है, ये समझ लीजिएगा आप. जीरो एफआईआर ये कहता है कि आप कहीं पर भी जाके एफआईआर को रजिस्टर करवा सकते हैं इररिस्पेक्टिव ऑफ द प्लेस वेयर द ऑफेंस वाज कमिटेड. ठीक है, लेकिन जिस जगह पर ऑफेंस कमिट हुआ है सिर्फ उस ही जुरिस्डिक्शन के मैजिस्ट्रेट के पास, उसी प्लेस के मैजिस्ट्रेट के पास जुरिस्डिक्शन होगा टू ट्राई एंड इंक्वायर इनटू दैट पर्टिकुलर ऑफेंस.
ये इतना क्लियर है आपको? सो इट वॉज द जनरल रूल ऑफ जुरिस्डिक्शन, इसमें बहुत कुछ डेल्व करने के लिए नहीं है। 178 पे आते हैं, प्लेस ऑफ इंक्वायरी और ट्रायल। व्हेन इट इज अनसर्टेन, अनसर्टेन है, अनसर्टेनिटी है, एम्बिग्विटी है, in which of several local areas an offense was committed, or where an offense is committed partly in one local area and partly in another, or where an offense is a continuing one and continues to be committed in more local areas than one, or where it consists of several acts done in different local areas, it may be inquired into or tried by a court having jurisdiction over any of such local areas। इसका मतलब क्या है मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। ये जो सारे इसमें इंसिडेंट्स दिए हुए हैं, इनका बेस्ट एग्जांपल है रायट, ठीक है। अब सपोज ग्रुप है, यहाँ पे समझाता हूँ, सपोज एक ग्रुप है, ठीक है, ग्रुप ऑफ पीपल है, उन्होंने जुरिस्डिक्शन ए में राइट कमिट किया। राइट कमिट करते हुए उन्होंने सपोज आई एम सो सॉरी, हाँ, राइट कमिट करते हुए उन्होंने क्या पता थेफ्ट किया, चोरी किया, ठीक है, अटेम्प्ट टू मर्डर किया, ठीक है, अटेम्प्ट टू मर्डर किया, साथ में ग्रीवियस हर्ट भी कॉज किया। ये क्लियर है आपको? फिर उसके बाद वो जुरिस्डिक्शन बी में गए, यहाँ पर दूसरे सेशन डिवीजन में चले गए, ठीक है, एंड यहाँ पर फिर उन्होंने राइट टू कंटिन्यू रखा, यहाँ पर उन्होंने तोड़फोड़ की, मारपीट की, बहुत सारे ऑफेंसेस कमिट किए। फिर वो सी में चले गए, ठीक है, सी में सपोज मतलब जो राइटर्स थे उन्होंने रेप कमिट कर दिया, ठीक है, पागल हो गए एकदम, मतलब जिस भी जुरिस्डिक्शन में जा रहे हैं वहाँ पे ऑफेंस कमिट किए जा रहे हैं। तो जो आपका सेक्शन 178 है ये कहता है कि तीनों जुरिस्डिक्शन के मैजिस्ट्रेट्स के पास, तीनों जुरिस्डिक्शंस के मैजिस्ट्रेट के पास ये पावर है, ये अथॉरिटी है कि दे कैन टेक द कॉग्निजेंस ऑफ द ऑफेंस एंड दे कैन इंक्वायर इनटू एंड ट्राई दैट पर्टिकुलर ऑफेंस। क्लियर आपको? ऐसा नहीं है कि इन्होंने यहाँ पे राइट शुरू किया तो खाली यहीं के मैजिस्ट्रेट के पास जुरिस्डिक्शन होगा टू ट्राई दैट ऑफेंस। वो जिस जिस जगह पे ट्रैवल करेंगे और जिस जिस जुरिस्डिक्शन में वो ऑफेंस को कंटिन्यू करते रहेंगे, वो सारे जुरिस्डिक्शन के मैजिस्ट्रेट्स के पास उस पर्टिकुलर ऑफेंस को इंक्वायर और ट्राई करने का पावर रहेगा। देखिए अगेन इट इज रिलेटेड टू सेक्शन 177। क्या कहता है? जनरल रूल ऑफ जुरिस्डिक्शन, कि जिस भी मैजिस्ट्रेट के जुरिस्डिक्शन में ऑफेंस को कमिट किया जाएगा उस मैजिस्ट्रेट के पास उस पर्टिकुलर ऑफेंस को ट्राई करने का और इंक्वायर करने का अथॉरिटी रहेगा। अब आप खुद भी अपना कॉमन सेंस यूज करिए। ऑफेंस जो है वो कंटिन्यूइंग वन है, वो ए में शुरू हुआ है, बी में गया है, फिर सी में गया है। जो भी मैजिस्ट्रेट्स हैं इन पर्टिकुलर डिविजन्स के, सबके जुरिस्डिक्शन में कहीं ना कहीं ऑफेंस तो कमिट हो रहा है ना। तो सारे के सारे जो मैजिस्ट्रेट हैं इन जुरिस्डिक्शंस के, दे ऑल हैव कॉन्करेंट जुरिस्डिक्शन टू ट्राई दैट पर्टिकुलर ऑफेंस। क्लियर है आपको? 179 पे आते हैं। ऑफेंस ट्राइबल वेयर एक्ट इज डन और कंसिक्वेंस इंस्यूज। When an act is an offense by reason of anything which has been done and of a consequence which has ensued, the offense may be inquired into or tried by a court within whose local jurisdiction such thing has been done or consequence or such consequence has ensued। बहुत आसान है, ठीक है। इसका मतलब क्या है? सपोज ए है, ठीक है, उसकी बी से दुश्मनी थी, उसने क्या किया, उसने सी जुरिस्डिक्शन में, सी एक कोई जुरिस्डिक्शन है, कोई प्लेस है, वहां पर बी को स्टैप कर दिया। अब बी जो है वो भागना शुरू किया, ठीक है। अब वो डर गया, ए से डरा हुआ है बी, वो भाग रहा है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है ए ने बी को स्टैप किया तो वहां खड़ा थोड़ी रहेगा, वो तो अपनी जान बचाने के लिए भागेगा ना। अब वो भागते भागते जुरिस्डिक्शन डी में चला गया, ठीक है, और डी में फिर अगेन ए ने बी को ग्रीवियस हर्ट पहुंचा दिया, ठीक है, ग्रीवियस हर्ट पहुंचा दिया। फिर ई जुरिस्डिक्शन में जाते ही बी की मृत्यु हो गई, ठीक है। मतलब ए ने बी को जुरिस्डिक्शन सी में पहले स्टैप किया, अब बी जो है वो अपनी जान बचा के जुरिस्डिक्शन डी तक भागा, वहां पर अगेन उसको स्टैप किया, ग्रीवियस हर्ट पहुंचाया, वहां से भी वो जान बचा के ई जुरिस्डिक्शन में भागा, ठीक है, और वहां पे फाइनली ए ने बी का मर्डर कमिट कर दिया। अब देखिए यहां पे क्या कहता है, व्हेन एन एक्ट इज एन ऑफेंस by reason of anything which has been done and of a consequence which has ensued, the offense may be inquired into or tried by a court within whose local jurisdiction such thing has been done or consequences ensued। ठीक है। अब यहां पर अटेम्प्ट टू मर्डर उसने कमिट किया, यहाँ पे ग्रीवियस हर्ट किया, यहाँ पर उसने मर्डर ही कमिट कर दिया। तो देखिए शुरू तो यहाँ से हुआ, लेकिन जो कंसिक्वेंस था उस पर्टिकुलर ऑफेंस का, उसका इंटेंशन क्या था? ए का इंटेंशन था बी को मारने का, है कि नहीं? तो जो इसका कंसिक्वेंस था, जो ए का इंटेंशन का कंसिक्वेंस था, वो जुरिस्डिक्शन ई में अकर हुआ। तो यहाँ पर जो आपका जुरिस्डिक्शन सी है, डी है और ई है, इन तीनों के मैजिस्ट्रेट के पास मर्डर के ऑफेंस को ट्राई करने की जुरिस्डिक्शन होगी। ये आपको क्लियर है? इट डजेंट मैटर कि उसने जुरिस्डिक्शन बी में खाली अटेम्प्ट टू मर्डर किया, ठीक है,
और जुरिस्डिक्शन डी में उसने खाली ग्रीवियस हर्ट पहुंचा है, इट डजेंट मैटर, ठीक है। अब उसकी जो डेथ है, जो कंसिक्वेंस है, वो जुरिस्डिक्शन ई में हुई थी, लेकिन उसकी शुरुआत तो जुरिस्डिक्शन सी में हो गई थी ना। तो इन तीनों जुरिस्डिक्शंस के मजिस्ट्रेट के पास उस पर्टिकुलर ऑफेंस को ट्राई करने की जुरिस्डिक्शन होगी। क्लियर है आपको? 180, प्लेस ऑफ ट्रायल वेयर एक्ट इज एन ऑफेंस बाय रीजन ऑफ रिलेशन टू अदर ऑफेंस। अब 180 को ना थोड़ा ध्यान समझिएगा, कुछ सेक्शंस हैं उनमें से 180 बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें अगर मैं आपको सही बताऊं तो 178 179 बहुत जनरल है, 177 180 इस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। प्लेस ऑफ ट्रायल वेयर एक्ट इज एन ऑफेंस बाय रीजन ऑफ रिलेशन टू अदर ऑफेंस। व्हेन एन एक्ट इज एन ऑफेंस बाय रीजन ऑफ इट्स रिलेशन टू एनी अदर एक्ट which is also an offense or which would be an offense if the doer were capable of committing an offense. The first mentioned offense may be inquired into or tried by a court within whose local jurisdiction either act was done. अब मैं आपको एक चीज बोलूंगा इससे पहले कि मैं आपको ये सेक्शन समझाऊं, ठीक है, एक बार आप लोग खुद भी इसको इंटरप्रेट करने की कोशिश करिए कि यहां पर बेसिकली कहना क्या चाहता है। ठीक है, होप सो आपने ट्राई किया हो एक बार वीडियो को पॉज करके, मैं फिर भी आपको समझाता हूं। यहां पे कहता है प्लेस ऑफ ट्रायल वेयर एक्ट इज एन ऑफेंस बाय रीजन ऑफ रिलेशन टू अदर ऑफेंस। सेक्शन 180 का जो सबसे बेस्ट एग्जांपल है दैट इज अबेटमेंट। ठीक है, अबेटमेंट 3 प्रकार से होता है ना, इंस्टिगेशन, इंड्यूसमेंट एंड शायद से कॉन्स्पिरेसी था। ठीक है, इसका बेस्ट एग्जांपल है अबेटमेंट। मैं आपको समझाता हूं इसका मतलब क्या है। पहले आपको मतलब समझाता हूं, फिर इसके बाद इसका एक बार बेयर रीडिंग कर लेंगे। देखिए होता क्या है, अगर सपोज आप किसी इंसान को जाके चाकू देते हैं, ठीक है, सपोज आपने बी को जाके एक नाइफ दिया क्योंकि आपकी सी से दुश्मनी थी। ठीक है, आपने बी को उकसाया, आपने बी को इंड्यूस किया कि यार सी की वजह से देख हम लोग का कितना फाइनेंशियल लॉस हुआ है, सी की वजह से देख हमारा घर उजड़ गया, मतलब ऐसे आप जाके बी को इंड्यूस करते हो। ठीक है, इंस्टिगेट करते हो। ठीक है, क्योंकि ए जो है वो ऑफेंस कमिट करना चाहता था, वो सी को मारना चाहता था, बट वो अपने हाथों से उस ऑफेंस को कमिट नहीं करना चाह रहा था। तो उसने क्या किया, उसने बी को उकसा दिया कि तुम जाके ऑफेंस कमिट करो। उसने नाइफ पकड़ा दी बी को और फिर बी ने इवेंचुअली जाके सी को मार दिया। तो यहां पे क्या है, ये अबेटमेंट है। ठीक है, अबेटमेंट टू कमिट मर्डर, ध्यान समझिएगा इसको। ठीक है, अबेटमेंट टू कमिट द ऑफेंस ऑफ मर्डर। अब इसमें एक एंगल आप ये समझिए कि जस्ट बिकॉज आपने जाके बी को एक नाइफ दी है, क्या सिर्फ बी को नाइफ देना इज अ मेयर ऑफेंस? सोचिए, मतलब आपने उसको अबेट किया, जो भी किया, मगर बी ने कोई भी ऑफेंस कमिट ही नहीं किया। तो क्या यहां पर जो आपने अबेटमेंट का ऑफेंस कमिट किया है, क्या वो ऑफेंस रहेगा? नहीं रहेगा। सपोज आप शॉप से जाके एसिड खरीद लेते हैं या फिर आप पॉइजन खरीद लेते हैं। ठीक है, क्या मेयर बाइंग ऑफ एसिड और पॉइजन फ्रॉम अ शॉप इज इन इटसेल्फ एन ऑफेंस? नो, इट इज नॉट एन ऑफेंस। इट विल बिकम एन ऑफेंस इफ यू एडमिनिस्टर इट टू समवन। ठीक है, मतलब हो सकता है जो शॉप वाला है उससे आपने एसिड या पॉइजन खरीदा, शॉप वाले को पता है कि वो एसिड और पॉइजन आपको बेच रहा है बिकॉज आप उसका इस्तेमाल करोगे किसी और इंसान को नुकसान पहुंचाने के लिए। शॉप वाले की भी इन्वॉल्वमेंट है। आपने एसिड या पॉइजन खरीद लिया, क्या सिर्फ खरीदना एक ऑफेंस है? नहीं, बिल्कुल नहीं ऑफेंस। लेकिन जब आप उस एसिड को किसी पे फेंक देंगे या फिर जब उस पॉइजन को किसी को एडमिनिस्टर कर देंगे, देन इट विल बिकम एन ऑफेंस। और उसके बाद जो शॉप ओनर है वो भी प्रोसिक्यूट होगा। तो यहां पे देखिए अब ये कहना क्या चाहता है, इट सेज when an act is an offense by reason of its relation to any other act which is also an offense or which would be an offense if the doer were capable of committing an offense, the first mentioned offense may be inquired into or tried by a court within whose local jurisdiction either act was done. Basically आपने jurisdiction A से, ठीक है, पॉइजन खरीदा, शॉप वाला भी आपसे मिला हुआ है, और आपने jurisdiction B में जाके किसी को पॉइजन एडमिनिस्टर कर दिया जिसकी वजह से उसकी डेथ हो गई। मतलब सपोज यहाँ पे जो शॉप ओनर था उसने ही बी को उसने सपोज डी को उकसाया कि तुम जाके ई को पॉइजन एडमिनिस्टर कर दो। ठीक है, अबेट किया उसको। अब उसने अबेटमेंट किया। अबेटमेंट इज इन इटसेल्फ इज नॉट ऑफेंस। ठीक है, लेकिन उस अबेटमेंट की वजह से डी ने जाके ई को पॉइजन एडमिनिस्टर कर दिया जिसकी वजह से ई की मृत्यु हो गई। एंड नाउ बोथ दीज थिंग्स विल बिकम एन ऑफेंस। ठीक है, तो यहां पर जो जुरिस्डिक्शन ए है और जुरिस्डिक्शन बी है, दोनों के ही मैजिस्ट्रेट्स के पास उस पर्टिकुलर ऑफेंस को ट्राई करने की जुरिस्डिक्शन होगी। ये आपको क्लियर है? ठीक है, व्हेन एन एक्ट इज एन ऑफेंस बाय रीजन ऑफ इट्स रिलेशन टू एनी अदर एक्ट, देखिए यहां पे लिखा है ना,
एक एक्ट जो कि ऑफेंस बन जाता है जब आप उसको रिलेट करें किसी दूसरे एक्ट से, ठीक है। आपने पॉइजन खरीदा, आपने एसिड खरीदा, ये अपने में एक ऑफेंस नहीं है, लेकिन जैसे ही आपने इन पर्टिकुलर चीजों का इस्तेमाल किया फॉर एन इलीगल पर्पज, ठीक है, तो वो खरीदना एंड अलॉन्ग विद दैट उसको एडमिनिस्टर करना, दोनों विल बिकम एन ऑफेंस, ठीक है। और यहां पर जहां से आपने परचेज किया है और जहां पर आपने एडमिनिस्टर किया है, दोनों ही कोर्ट की जुरिस्डिक्शन होगी टू ट्राई दैट पर्टिकुलर ऑफेंस। क्लियर है आपको? 181, प्लेस ऑफ ट्रायल इन केस ऑफ सर्टेन ऑफेंसेस। ध्यान समझिएगा, ठीक है। एनी ऑफेंस ऑफ बीइंग अ थग, any offense of being a thug or murder committed by a thug, of dacoity with murder, of belonging to a gang of dacoits, or of escaping from custody may be inquired into or tried by a court within whose local jurisdiction the offense was committed or the accused person is found। अब देखिए जो ये बीइंग ए थग वाला जो पोर्शन है ना, इसको हटा दिया गया है, बीएनएसएस से इसको एफेस कर दिया गया है, अब खाली डकैती है, ठीक है। तो इसको हम लोग इग्नोर करके पढ़ते हैं। यहाँ पे कहना क्या चाहता है, यहाँ पे कहना चाहता है कि अगर सपोज आपने डकैती कमिट किया है, ठीक है, आप ग्रुप में थे, आपने ग्रुप में जाके डकैती का ऑफेंस कमिट कर दिया, डकैती के साथ आपने मर्डर भी कमिट किया, ठीक है, या फिर वो छोड़िए, डकैती इतना सीरियस ऑफेंस है कि अगर आप मेयरली बिलोंग्स टू द गैंग ऑफ डकैट्स इज इन इट सेल्फ एन ऑफेंस। सिर्फ एक डकैती गैंग को बिलोंग करना भी अपने में एक ऑफेंस है, ठीक है। या फिर आप कस्टडी से भाग गए हो, आपको लॉफुल कस्टडी ग्रांट की गई थी, इधर जुडिशियल कस्टडी या फिर पुलिस कस्टडी, आप उस कस्टडी से भाग गए हो, ठीक है। तो यहां पर किस कोर्ट की जुरिस्डिक्शन होगी इन ऑफेंसेस को ट्राई करने की? जहां पर भी ये ऑफेंस कमिट हुए हैं, रिमेंबर सेक्शन 177 विच इज द जनरल रूल ऑफ जुरिस्डिक्शन, ठीक है। जहां पर भी ये ऑफेंस कमिट हुए हैं एंड अलॉन्ग विद दैट जहां पर भी ये इंसान इन ऑफेंसेस को जिसने भी कमिट किया है वो पाया जाए, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या क्या कवर हो जाता है, इसमें कवर हो जाता है डकैती, ठीक है, डकैती विथ मर्डर। मैं थक को इग्नोर कर रहा हूं बिकॉज थक को हटा दिया गया है, तो इसको पढ़ने का कोई मतलब भी नहीं बनता है, ठीक है। उसके बाद क्या, बिलोंगिंग टू गैंग ऑफ डकैट्स, उसके बाद escaping from lawful custody। अगर आपने इनमें से कोई भी ऑफेंस कमिट किया, इवन बिलोंगिंग टू अ गैंग ऑफ डकैट्स इज इन इटसेल्फ एन ऑफेंस, ये भी आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगर आपने इनमें से कोई भी ऑफेंस कमिट किया है, तो जिस भी प्लेस पे आपने वो ऑफेंस कमिट किया होगा उस प्लेस के मजिस्ट्रेट के पास जुरिस्डिक्शन होगा बाय वर्च्यू ऑफ सेक्शन 177 एंड अलॉन्ग विद दैट ये ऑफेंस कमिट करने वाला पर्सन जिस भी मजिस्ट्रेट के जुरिस्डिक्शन में मिलेगा उस मजिस्ट्रेट के पास भी जुरिस्डिक्शन होगी टू ट्राई दैट पर्टिकुलर ऑफेंस। सेकंड पे आते हैं, एनी ऑफेंस ऑफ किडनैपिंग और एब्डक्शन ऑफ ए पर्सन मे बी इंक्वायर्ड इनटू और ट्राइड बाय अ कोर्ट विद इन हुज लोकल जुरिस्डिक्शन द पर्सन वाज किडनैप्ड और एब्डक्टेड और वाज कन्वेड और कंसील्ड और डिटेन्ड। बहुत आसान है, इस पर बहुत डेल्व करने की जरूरत नहीं है। अगर सपोज किडनैपिंग या फिर एब्डक्शन का ऑफेंस है, ठीक है, अगर आप ये देख रहे हैं तो प्लीज़ किडनैपिंग और एब्डक्शन का सेक्शन क्या है भारतीय न्याय संहिता में, वो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिएगा, ठीक है। सो किडनैपिंग और एब्डक्शन का अगर ऑफेंस किसी इंसान ने कमिट किया है, ठीक है, तो जिस जगह पर उसने कमिट किया है उस कोर्ट की जुरिस्डिक्शन होगी एंड अलॉन्ग विद दैट, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है, जहां पर बंदे को किडनैप या फिर एब्डक्ट किया गया है उस जगह के मजिस्ट्रेट के पास जुरिस्डिक्शन होगा एंड अलॉन्ग विद दैट जिस जगह से सपोज यहां पर किडनैपिंग हुआ, ठीक है, जुरिस्डिक्शन ए में किडनैपिंग हुआ, फिर उसको ले गए बी में, फिर उसको ले गए सी में, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, और वॉज कन्वेड मतलब क्या है, एक जगह से दूसरी जगह पे उसको लेके गया, या फिर कंसील या फिर डिटेन किया गया। सपोज ए में उसको ले गया, ए में किसी पर्टिकुलर पर्सन को एब्डक्ट किया गया, किडनैप किया गया, बी में ले जाके उसको छुपा दिया गया फॉर ए पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है, फिर अगेन उसको सी में ले गए, डी में ले गए, फिर डी से उसको सी में ले गए। तो ये जितने भी एरियाज को कवर किया है बाय द पर्सन हु हैज कमिटेड द ऑफेंस ऑफ किडनैपिंग और एब्डक्शन, ये सारे के सारे एरिया के मजिस्ट्रेट्स के पास जुरिस्डिक्शन होगा टू ट्राई द पर्टिकुलर ऑफेंस ऑफ किडनैपिंग और एब्डक्शन। क्लियर है आपको? आगे बढ़ते हैं। एनी ऑफेंस ऑफ थेफ्ट, extortion or robbery may be inquired into or tried by a court within whose local jurisdiction the offense was committed, or the stolen property which is the subject of the offense was possessed by any person committing it or by any person who received
or retain such property knowing or having reason to believe it to be stolen property. सबसेक्शन 3 ये कहता है कि अगर आपने थेफ्ट, एक्सटॉर्शन या फिर रॉबरी का ऑफेंस कमिट किया है, जिस जगह पे आपने कमिट किया है बाय वर्च्यू ऑफ सेक्शन 177, उस जगह के मजिस्ट्रेट के पास जुरिसडिक्शन होगा टू ट्राई दैट पर्टिकुलर ऑफेंस। अलॉन्ग विद दैट जिस जगह पर वो चुराई हुई प्रॉपर्टी मिलेगी, ठीक है, जो कि मतलब बेसिकली जिस ऑब्वियस सी बात है आपने कुछ चोरी किया है, ठीक है, तो चोरी करके अगर वो जो प्रॉपर्टी है वो जिस भी जगह पे मिलेगी, किसी के भी जुरिसडिक्शन में मिले, इट डजंट मैटर, ठीक है, विच इज द सब्जेक्ट ऑफ द ऑफेंस वॉज पोजेस्ड बाय एनी पर्सन कमिटिंग इट और बाय एनी पर्सन हु रिसीव्ड और रिटेन सच प्रॉपर्टी नोइंग और हैविंग रीजन टू बिलीव इट टू बी स्टोलन प्रॉपर्टी। अब किसी इंसान ने थेफ्ट, रॉबरी या फिर एक्सटॉर्शन कमिट किया, उसने क्या किया, वो जो सामान था, जो स्टोलन प्रॉपर्टी थी, वो किसी को बेच दी। जिसको उसने बेचा, ठीक है, जिस पर्सन को उसने बेचा, उस पर्सन को पता होना चाहिए कि जब वो इस सामान को खरीद रहा है तो ये जो सामान है इट मे बी अ स्टोलन प्रॉपर्टी, ठीक है। तो जिस भी जुरिसडिक्शन में वो स्टोलन प्रॉपर्टी मिलेगा, जिस भी जुरिसडिक्शन में इन ऑफेंसेस को कमिट किया गया है, उन सारे जुरिसडिक्शन के मजिस्ट्रेट के पास इन ऑफेंसेस को ट्राई करने की जुरिसडिक्शन होगी। क्लियर है आपको? Subsection 4, any offense of criminal misappropriation or of criminal breach of trust may be inquired into or tried by a court within whose local jurisdiction the offense was committed. Or any person, any part of the property which is the subject of the offense was received or retained or was required to be returned or accounted for by the accused person. Basically देखिए क्या होता है कि सपोज आपको एक प्रॉपर्टी दी गई थी, ठीक है, संभाल के रखने के लिए, आपने उसको मिस एप्रोप्रिएटली यूज कर लिया, तो इट विल बी अ क्रिमिनल मिस एप्रोप्रिएशन। क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट भी वही हुआ कि आपको एक प्रॉपर्टी दी गई थी, ट्रस्ट के फैक्टर से दी गई थी, मतलब इसको अच्छे समझिए, ठीक है। क्रिमिनल मिस एप्रोप्रिएशन का मतलब होता है, सपोज आप रोड पे जा रहे हैं एंड आपको नीचे गिरा हुआ एक सोने का सिक्का मिल जाए, ठीक है, सोने का सिक्का अगर आपको नीचे गिरा हुआ मिल गया तो क्या वो सोने का सिक्का आपका हो गया? ऐसा नहीं है। पहले आपको एक रीजनेबल प्रयास करना पड़ेगा, ठीक है। यू हैव टू देयर इज अ ड्यूटी अपॉन द पर्सन हु हैव फाउंड एनीथिंग विच हैज बीन स्टोलन और बीइंग, मतलब कहीं गुम हो गया हो, ऐसे समझिए, ठीक है। अगर आपको मिलता है कोई ऐसा सामान तो पहले आपके ऊपर एक ड्यूटी आती है कि पहले आप उसके ओनर को ढूंढिए, ठीक है, एक रीजनेबल प्रयास करिए उसके ओनर को ढूंढने का। अगर आप उसको ढूंढने के बजाय उस सोने के सिक्के को जाके किसी ज्वेलरी शॉप में बेच देते हो और जो पैसा आता है उसको अपने पर्पस के लिए यूज़ कर लेते हो, तो इट विल बी अ क्रिमिनल मिस एप्रोप्रिएशन। और क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट होता है कि अगर आपको एक प्रॉपर्टी दिया गया है संभाल के रखने के लिए, सपोज आपके फ्रेंड ने आपको एक कार दी है कि आप ध्यान से रखना, अब आप उस कार से किडनैपिंग कमिट कर रहे हो, ठीक है, तो इट विल बी अ क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। यहाँ पे आया क्या बोला, मे बी इंक्वायर्ड इनटू और ट्राइड बाय अ कोर्ट विद इन हुज लोकल जुरिसडिक्शन द ऑफेंस वाज कमिटेड अगेंस्ट 177 और एनी पार्ट ऑफ द प्रॉपर्टी विच इज द सब्जेक्ट ऑफ द ऑफेंस वाज रिसीव्ड और रिटेन्ड और वाज रिक्वायर्ड टू बी रिटर्न्ड और अकाउंटेड फॉर बाय द एक्यूज्ड पर्सन, ठीक है। बेसिकली वही है कि जिस भी जुरिसडिक्शन में ऑफेंस कमिट हुआ है एंड अलॉन्ग विद दैट जो भी आपने प्रॉपर्टी को मिस एप्रोप्रिएटली यूज किया है या फिर जो आपको प्रॉपर्टी दी गई थी ट्रस्ट के फैक्टर से, जिसको आपने ट्रस्ट को तोड़ा है, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट आपने किया है, ठीक है, उसके बाद वो प्रॉपर्टी जहां पे भी ले गई है, ठीक है, जहां पर भी आपने उस कार से ट्रैवल किया है, उन सारे जगह की जुरिसडिक्शन होगी। एंड अलॉन्ग विद दैट मतलब वही है, जहां पे भी आपने कन्वे किया है, जहां पे भी आपने ट्रैवल किया है बाय दैट पर्टिकुलर कार, उन सारे कोर्ट्स की जुरिसडिक्शन होगी, ठीक है। सबसेक्शन 5 पे आते हैं। Any offense which includes the possession of stolen property may be inquired into or tried by a court within whose local jurisdiction the offense was committed or the stolen property was possessed by any person who received or retained it knowing or having reason to believe it to be stolen property। वही सिंपल कह रहा है कि जिस भी जगह पर कोई स्टोलन प्रॉपर्टी मिलेगी, ठीक है, आप देखिए यहाँ पर तो इसको लिमिट कर दिया गया है ना, थेफ्ट, एक्सटॉर्शन और रॉबरी से, यहाँ पर इसको एक जनरल बना दिया गया है कि अगर आपने किसी भी प्रकार का चोरी का ऑफेंस किया है, ठीक है, और वो जो स्टोलन प्रॉपर्टी है, जो प्रॉपर्टी है जिसको जिस पर्टिकुलर जगह से चोरी किया गया है, उस जगह के मजिस्ट्रेट की जुरिसडिक्शन होगी टू ट्राई दैट पर्टिकुलर ऑफेंस, चोरी का, ठीक है। एंड अलॉन्ग विद दैट वो जो स्टोलन प्रॉपर्टी है जिस भी जगह पे वो पाया गया है उस पर्टिकुलर एरिया के मजिस्ट्रेट की भी जुरिसडिक्शन होगी टू ट्राई दैट पर्टिकुलर ऑफेंस, ठीक है। 1A2 पे आते हैं। एनी ऑफेंस विच इंक्लूड्स चीटिंग आपको पता है ना कहाँ पे है, सेक्शन 415 of IPC may, if the deception is practiced by means of letters or telecommunication messages, be inquired into or tried by any court within whose local jurisdiction such letters or messages were sent or were received, and
एनी ऑफेंस ऑफ चीटिंग एंड डिसऑनेस्टली इंड्यूसिंग डिलीवरी ऑफ प्रॉपर्टी, ठीक है, यह आपका है सेक्शन 420 ऑफ आईपीसी, may be inquired into or tried by a court within whose local jurisdiction the property was delivered by the person deceived or was received by the accused person। बहुत आसान शब्दों में समझते हैं, मतलब अगर आपने चीटिंग या फिर चीटिंग एंड डिसऑनेस्टली इंड्यूसिंग डिलीवरी ऑफ प्रॉपर्टी का ऑफेंस कमिट किया है, ठीक है। चीटिंग कैसे होता है? इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन से आपने किया। सपोज यहाँ पर आप बैठे हैं दिल्ली में, दिल्ली से आपने किसी को महाराष्ट्र में मैसेज किया कि मेरे को सपोज 100 किलो राइस चाहिए, 100 kg राइस चाहिए, ठीक है। आपका इंटेंशन कभी था ही नहीं पे बैक करने का, आपका इंटेंशन कभी था ही नहीं पे बैक करने का। उसने 100 kg राइस भेज दिया, आपने पैसे उसको कहीं भेजे नहीं, वो 100 kg राइस लेके आपने देश छोड़ दिया, ठीक है। आई नो काफ़ी हाइपोथेटिकली भी ये पॉसिबल नहीं है, बट जस्ट इमेजिन, ठीक है, कि आपने 100 kg राइस मंगवाया महाराष्ट्र से, बंदे ने 100 kg राइस भेज दिए। जब राइस आया तो आपने वो 100 किलो राइस लिया और आप देश छोड़ के भाग गए, ठीक है। तो यहां पर आपने क्या किया? यहां पर आपने चीटिंग एंड डिसऑनेस्टली इंड्यूसिंग डिलीवरी ऑफ प्रॉपर्टी का ऑफेंस कमिट किया है। अब जिस भी जगह से आपने कम्युनिकेशन किया है, सपोज आपने दिल्ली से कम्युनिकेशन किया था महाराष्ट्र के लिए, ठीक है, तो जिस भी जगह से कम्युनिकेशन भेजा गया और जिस भी जगह पर कम्युनिकेशन को रिसीव किया गया, इन दोनों ही कोर्ट्स की ज्यूरिसडिक्शन होगी। क्लियर है आपको? सब सेक्शन 2 पे आते हैं। एनी ऑफेंस पनिशेबल अंडर सेक्शन 494 और सेक्शन 495 ऑफ द इंडियन पीनल कोड, ये आपका इस समय सेक्शन 82 हो गया है, दोनों को क्लब कर दिया गया है सेक्शंस को, ठीक है। ये आपका बाइगमी से डील करता है, ठीक है। मे बी इंक्वायर्ड इनटू और ट्राइड बाय अ कोर्ट विद इन हुज लोकल जुरिसडिक्शन द ऑफेंस वाज कमिटेड और the offender last resided with his or her spouse by the first marriage or the wife by the first marriage has taken a permanent residence after the commission of the offense। बेसिकली क्या है मैं आपको बताता हूं, ठीक है। इसको मैं हटा देता हूं। तो यहां पर आपका कहता है कि सपोज आपने बाइगमी का ऑफेंस कमिट किया। बाइगमी क्या होता है? बाइगमी ये होता है कि आपको सिर्फ एक शादी करना अलाउड है, and while the subsistence of the first marriage you are not allowed to marry again। this is what bigamy is, ठीक है। तो यहां पे ये कहता है कि सपोज ए है, ठीक है, ए की शादी हुई थी बी से, बहुत खुशी खुशी रह रहे थे, तभी ए को सी मिल गई, ठीक है। अब उसने सी से भी शादी कर ली, ठीक है। अब इट्स अ बाइगमी, क्योंकि यहां पर ये मैरिज सब्सिस्ट कर रहा है, ये मैरिज तो अभी चल रहा है ना, इस बीच में आप दूसरी मैरिज नहीं कर सकते हो। इट इज प्रोहिबिटेड बाय लॉ अंडर सेक्शन 494 ऑफ आईपीसी, ठीक है। अब बंदे ने सी से भी शादी कर ली तो इट इज एन ऑफेंस। अब यहां पर इस ऑफेंस की जुरिसडिक्शन किस कोर्ट के पास होगी मैं आपको बताता हूं। पहले यहां पे कहता है जहां पर ऑफेंस कमिट किया है, सपोज इन्होंने शादी जो थी वो महाराष्ट्र में कर ली, तो महाराष्ट्र के कोर्ट की जुरिसडिक्शन होगी। उसके बाद शादी करने के बाद ए वापस आ गया बी के पास, एंड सपोज बी और ए रह रहे थे साथ में यूपी में, ठीक है, उत्तर प्रदेश में साथ में रह रहे थे, तो यूपी में जिस भी प्लेस पे रह रहे होंगे उस भी कोर्ट की जुरिसडिक्शन होगी टू ट्राई दैट पर्टिकुलर ऑफेंस, ठीक है। देखिए लिखा है ना, और द ऑफेंडर लास्ट डिसाइडेड विद हिज और हर स्पाउस, मतलब फर्स्ट स्पाउस, ठीक है ना, फर्स्ट स्पाउस बाय द फर्स्ट मैरिज, और द वाइफ बाय द फर्स्ट मैरिज इज टेकन अ परमानेंट रेसिडेंस आफ्टर द कमीशन ऑफ द ऑफेंस। बेसिकली अब बी को पता चल गया ए और सी के बारे में, बी बोली कि मैं तो घर में नहीं रहूंगी, मैं घर छोड़ के भाग रही हूँ, ठीक है, मतलब मैं छोड़ के भाग नहीं रही हूँ, मैं घर छोड़ के जा रही हूँ, ठीक है। अब बी ने घर छोड़ दिया और वो अपने मैट्रिमोनियल होम चली गई, जहाँ पे मतलब उसके पिताजी और उसके माताजी रहती हैं, वो उस घर में चली गई, तो उस जगह के भी कोर्ट की जुरिसडिक्शन होगी टू ट्राई दिस पर्टिकुलर ऑफेंस ऑफ बाइगमी। समझ में आ गया? जिस जगह पर आपने बाइगमी का ऑफेंस कमिट किया है उस कोर्ट की जुरिसडिक्शन सेक्शन 177। अलॉन्ग विद दैट आप जिस भी प्लेस पे लास्ट डिसाइड किए हैं अपनी पहली पार्टनर के साथ, उस प्लेस की जुरिसडिक्शन होगी, उस कोर्ट की जुरिसडिक्शन होगी। एंड जब घर छोड़ के बी चली गई अपने मैट्रिमोनियल होम, अपने घर में चली गई, तो उस जगह के भी कोर्ट की जुरिसडिक्शन होगी टू ट्राई दिस पर्टिकुलर ऑफेंस ऑफ बाइगमी। ये क्लियर है आपको? 183 पे आते हैं। ऑफेंस कमिटेड ऑन जर्नी और वोयाज। जर्नी क्या होता है? जब आप ट्रैवल करते हैं रोड से। वोयाज क्या होता है? जब आप शिप पे जर्नी करते हैं। ये आप ध्यान रखिएगा दोनों के डिफरेंस। When an offense is committed, whilst the person by or against whom or the thing in respect of which the offense is committed is in the course of performing a journey or voyage, the offense may be inquired into or tried by a court through or into whose local jurisdiction that person or thing passed in the course of that journey or voyage। अब ध्यान समझिए, आप किसी शिप पे जर्नी कर रहे हो, ठीक है, आप शिप पे जर्नी कर रहे हो या फिर सपोज आप ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हो। अगर मान लो ट्रेन में आपका कोई पर्स मार ले, या फिर शिप में आप जा रहे हो, शिप में आपको कोई पर्स मार ले। शिप में बहुत सारे लोग होते हैं, ट्रेन में बहुत सारे लोग होते हैं। क्या आपको ये पता होगा
कि किस एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ टाइम पे आपका पर्स मारा गया है। अगर आपको पता होता तो पर्स मारता ही कैसे कोई, ऑब्वियस सी बात है, आप उसको रोक लेते पर्स मारने से। आपको नहीं पता चला आपका पर्स कब मार लिया गया, आपका फ़ोन कब चोरी हो गया, आपका सामान कब चोरी हो गया, ठीक है। तो सपोज आपने जो जर्नी है वो पॉइंट ए से शुरू की, फिर पॉइंट बी आया, फिर पॉइंट सी आया, फिर पॉइंट डी आया, ठीक है। ये सारे के सारे एरियाज के मजिस्ट्रेट के पास जुरिस्डिक्शन होगा टू ट्राई दैट पर्टिकुलर ऑफेंस। कॉमन सेंस लगाइए भाई, बंदे को थोड़ी पता है कि उसके अगेंस्ट में किस जगह पर ऑफेंस कमिट हुआ है। आप भी रोड पे जाते हैं, कई बार कुछ घटनाएं घट जाती हैं, पर्स वगैरह चोरी हो जाता है, तो आपको थोड़ी पता रहता है कि किस पर्टिकुलर प्लेस पे आपका पर्स चोरी हुआ है। अगर आपको पता होगा तो ऑब्वियस सी बात है, उस बंदे को ढूंढ के पकड़ लोगे, है कि नहीं, ठीक है। अब यहाँ पर बंदे को पता ही नहीं है कि उसके अगेंस्ट में चोरी कहाँ पे हुई है, उसके अगेंस्ट में ऑफेंस किस पर्टिकुलर प्लेस पे कमिट हुआ है। तो जिस जिस जगह से वो जो पर्टिकुलर व्हीकल है, चाहे जर्नी या वोयाज में ट्रैवल करेगा, व्हीकल या फिर वोयाज है, जो भी जिस जुरिस्डिक्शन से वो पर्टिकुलर व्हीकल या फिर शिप ट्रैवल करेगा, उन सारे जुरिस्डिक्शन की कोर्ट, उन सारे एरिया के कोर्ट की जुरिस्डिक्शन होगी टू ट्राई दिस पर्टिकुलर ऑफेंस। क्लियर है। 184 प्लेस ऑफ ट्रायल फॉर ऑफेंसेस ट्राइबल टुगेदर। अब इसको छोड़ दीजिए, इसको हम लोग चार्जेस के साथ पढ़ेंगे, जब चार्ज का चैप्टर करेंगे ना उसके साथ पढ़ेंगे। 185 पे आते हैं। पावर टू ऑर्डर केसेस टू बी ट्राइड इन डिफरेंट सेशंस डिवीजन। देखिए, इट्स अ नॉन ऑब्स्टेंटे क्लॉज, नॉट विथ स्टैंडिंग यूज हो गया ना, तो इट्स अ नॉन ऑब्स्टेंटे क्लॉज, ठीक है। इसका एक ओवर राइडिंग इफेक्ट होगा। नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन द प्रीसीडिंग प्रोविजंस ऑफ दिस चैप्टर, the state government may direct that any cases or class of cases committed for trial in any district may be tried in any sessions division। बेसिकली यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट को ये अथॉरिटी दी जा रही है कि सपोज क्लासेस ऑफ केसेस है, सपोज किसी जगह पे राइट हो गया था, ठीक है। अब वो राइट काफ़ी सारे जुरिस्डिक्शन में कमिट किया गया था, काफ़ी सारे कोर्ट के जुरिस्डिक्शन में कमिट किया गया था। तो अब यहाँ पर जो स्टेट गवर्नमेंट है ना, वो ऑर्डर दे सकती है कि जो राइट का ऑफेंस कमिट किया गया था उसका जो ट्रायल है वो किसी एक पर्टिकुलर जुरिस्डिक्शन में ही ट्रायल किया जाए। क्लियर है। प्रोवाइजो कहता है प्रोवाइडेड सच डायरेक्शन इज नॉट रिप्यूनेंट टू एनी डायरेक्शन प्रीवियसली इशूड बाय द हाई कोर्ट और द सुप्रीम कोर्ट अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन और अंडर दिस कोड और एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बिंग इन फोर्स। अब मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट ने पहले कोई डायरेक्शन इशू किया हुआ हो कि इस पर्टिकुलर क्लास ऑफ केसेस को आप एक जुरिस्डिक्शन में ट्राई नहीं कर सकते, तो स्टेट गवर्नमेंट को सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट का जो भी ऑर्डर इशू किया गया इन दिस बिहाफ उससे कंप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। बहुत इजी है, इसमें बहुत डेल्व करने की ज़रूरत नहीं है। 186 ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 186 थोड़ा ध्यान दीजिएगा क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन आया हुआ है प्रीलिम से, मैंने खुद ही बहुत सारे क्वेश्चंस देखे हैं 186 से रिलेटेड। हाई कोर्ट टू डिसाइड इन केस ऑफ डाउट डिस्ट्रिक्ट वेयर इंक्वायरी और ट्रायल शैल टेक प्लेस, ठीक है। वेयर टू और मोर कोर्ट्स हैव टेकन कॉग्निजेंस ऑफ द सेम ऑफेंस एंड ए क्वेश्चन अराइजेस एज टू विच ऑफ देम ought to inquire into or try that offense, the question shall be decided if the courts are subordinate to the same high court by that high court, ठीक है। इफ द कोर्ट्स आर नॉट सबऑर्डिनेट टू द सेम हाई कोर्ट बाय द हाई कोर्ट विद इन द लोकल लिमिट्स ऑफ हुज एप्लेट क्रिमिनल जुरिस्डिक्शन द प्रोसीडिंग वर फर्स्ट कमेंस्ड एंड देयर अपॉन ऑल अदर प्रोसीडिंग इन रिस्पेक्ट ऑफ दैट ऑफेंस शैल बी डिसकंटिन्यूड। देखिए मैं समझाता हूं इसका मतलब क्या है। अब सपोज ये आपका दिल्ली है, ठीक है। अब बंदे के अगेंस्ट में जो ऑफेंस कमिट हुआ था वो जुरिस्डिक्शन ए में हुआ था और सेशन डिवीजन में लेते हैं, सेशन डिवीजन ए में हुआ था और सेशन डिवीजन बी में हुआ था। अब दोनों ही जगह पे ट्रायल शुरू हो गया, ठीक है, दोनों ही जगह पे ट्रायल शुरू हो गया। तो यहां पर क्या होगा, यहां पर एक पेटिशन जाएगी हाई कोर्ट को डिसाइड करने के लिए कि कौन से कोर्ट के पास जुरिस्डिक्शन है टू ट्राई दैट पर्टिकुलर ऑफेंस, ठीक है। तो हाई कोर्ट इसमें जो भी डायरेक्शन देगा उससे कंप्लाई करना पड़ेगा सबऑर्डिनेट कोर्ट को, ठीक है। सपोज ने कह दिया कि ए जुरिस्डिक्शन के कोर्ट के पास इस पर्टिकुलर ऑफेंस को ट्राई करने की जुरिस्डिक्शन है, ठीक है। तो ए का जो कोर्ट है वो उस पर्टिकुलर ऑफेंस को ट्राई या फिर इंक्वायर करेगा और बी जो है वहां पर जितनी भी इंक्वायरी या फिर ट्रायल कंडक्ट की गई होगी इन परसुएंस ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑफेंस उसको डिसकंटिन्यू कर दिया जाएगा, ठीक है। अब बी थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ए तो काफी आसान था, ठीक है। बी में समझाता हूं, बी में ये कहता है, मैं यहीं पे समझाता हूं। अब बी में यहां पर ये कहता है कि सपोज दिल्ली और यूपी दोनों के ही कोर्ट्स ने किसी पर्टिकुलर ऑफेंस की इंक्वायरी और ट्रायल शुरू कर दी, ठीक है। हमने पहले पढ़ा कि अगर एक ही स्टेट में दो सेशंस डिवीजन में ट्रायल शुरू हो गया है तो उस
पर्टिकुलर स्टेट का जो हाई कोर्ट होगा इट विल डिसाइड कि किस सेशन डिवीजन में उस पर्टिकुलर ऑफेंस का ट्रायल कंडक्ट किया जाएगा। अब सपोज सिचुएशन ऐसा खड़ा हो जाए कि जो ऑफेंस है, ठीक है, जो पर्टिकुलर ऑफेंस कमिट हुआ था, सपोज वो वोयाज वाला मान लीजिए कि बंदा दिल्ली से लेके यूपी में ट्रैवल कर रहा था और उसकी बहुत ही कीमती जेवरात चोरी हो गए, ठीक है। अब जो वो बंदा था उसने दिल्ली में भी केस को इंस्टीट्यूट कर दिया, ठीक है, और उसने यूपी में भी केस को इंस्टीट्यूट कर दिया। क्लियर आपको यहाँ तक, ठीक है। अब दोनों ही जो कोर्ट्स हैं, दोनों ही कोर्ट्स ने उस पर्टिकुलर ऑफेंस का ट्रायल भी शुरू कर दिया। तो अब यहाँ पर किस कोर्ट के पास जुरिस्डिक्शन है उस पर्टिकुलर ऑफेंस को कंटिन्यू करने की, इट विल बी डिसाइडेड बाय द हाई कोर्ट ऑफ द प्लेस वेयर द ट्रायल फर्स्ट कमेंसेस। सपोज अगर यहाँ पर ट्रायल पहले कमेंस हुआ था, ठीक है, तो जो दिल्ली हाई कोर्ट होगा ये डिसाइड करेगा कि ट्रायल को कहां पे कंटिन्यू किया जाएगा, वेदर द ट्रायल वुड बी कंटिन्यूड इन यूपी या फिर दिल्ली। ये दिल्ली हाई कोर्ट डिसाइड करेगा, ना कि यूपी हाई कोर्ट, ठीक है। ये आपको क्लियर है। अब यहीं पे अगर इसको उल्टा कर दे और अगर सपोज यूपी में ट्रायल पहले शुरू हो गया था, ठीक है, तो यूपी का हाई कोर्ट जो है वो डिसाइड करेगा कि ट्रायल को यहां पे कंटिन्यू करना है कि दिल्ली में कंटिन्यू करना है। क्लियर है आपको, ठीक है। बहुत कुछ नहीं है इसमें, बस 186 थोड़ा ध्यान रखिएगा, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आए हुए हैं। 187 पे आते हैं। Power to issue summons or warrant for offences committed beyond local jurisdiction. When a magistrate of the first class sees reason to believe that any person within his local jurisdiction has committed outside such jurisdiction, whether within or outside India, an offence which cannot, under the provisions of section 177 to 185 or any other law for the time being in force, be inquired into or tried within such jurisdiction, but is under some law for the time being in force triable in India, such magistrate may inquire into the offence as if it had been committed within such local jurisdiction and compel such person in the manner herein before provided to appear before him and send such person to the magistrate having jurisdiction to inquire into or try such offence, or if such offence is not punishable with death or imprisonment for life and such person is ready and willing to give bail to the satisfaction of the magistrate acting under this section, take a bond with or without sureties for his appearance before the magistrate having such jurisdiction। देखिए इसको हम ना बेल के साथ पढ़ेंगे, ठीक है, इसको बेल के साथ पढ़ेंगे। 187 बेल के साथ पढ़ेंगे और आपका 184 जो है इसको चार्जेस के चैप्टर के साथ में पढ़ेंगे, तब आपको ज़्यादा अच्छी अंडरस्टैंडिंग होगी इसकी। 188 पे आते हैं। ऑफेंस कमिटेड आउटसाइड इंडिया। व्हेन एन ऑफेंस इज कमिटेड आउटसाइड इंडिया बाय अ सिटीजन ऑफ इंडिया, वेदर ऑन द हाई सीज और एल्सवेयर। हाई सीज क्या होता है? हाई सीज होता है आउटसाइड टेरिटोरियल वाटर, ठीक है। जो भी उस कंट्री का जो टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन होता है ओशियन में, उसके बाहर में अगर किसी इंसान ने ऑफेंस कमिट किया है विच इज अ सिटीजन ऑफ इंडिया, ठीक है, या फिर एल्सवेयर मतलब कि किसी भी जगह पे, देश के बाहर किसी भी जगह पे किया हो, या फिर किसी इंसान ने किया हो जो कि इंडियन सिटीजन ना हो, किसी भी ऐसे शिप पे या फिर एयरक्राफ्ट में जो कि इंडिया में रजिस्टर्ड है। आइए देखते हैं इसमें क्या होगा। ही मे बी डेल्ट विद इन रिस्पेक्ट ऑफ सच ऑफेंस एज इफ इट हैड बीन कमिटेड एट एनी प्लेस विद इन इंडिया एट विच ही मे बी फाउंड, ठीक है। यहाँ पे बेसिकली क्या कह रहा है कि अगर कोई सिटीजन ऑफ इंडिया है, उसने हाई सीज में या फिर आउटसाइड द लोकल जुरिस्डिक्शन ऑफ दिस कंट्री कोई ऑफेंस कमिट किया, तो उस पर्टिकुलर कोर्ट के पास जुरिस्डिक्शन होगी उस ऑफेंस को ट्राई करने की जिस भी जगह पर वो बंदा रेसिडेंट है। क्लियर आपको? प्रोवाइजो पे आते, प्रोवाइडेड दैट notwithstanding anything in any of the preceding sections of this chapter, no such offense shall be inquired into or tried in India except with the प्रीवियस सैंक्शन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। अब ऑब्वियस सी बात है, देश के बाहर किसी इंसान ने ऑफेंस कमिट किया है तो वहां पर डायरेक्ट जो कोर्ट है वो कॉग्निजेंस नहीं ले लेगा, ठीक है। यहां पर आपको एक प्रीवियस सैंक्शन चाहिए ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट टू ट्राई दैट पर्टिकुलर ऑफेंस। क्लियर आपको? 189 पे आते हैं। रिसिप्ट ऑफ एविडेंस रिलेटिंग टू ऑफेंसेस कमिटेड आउटसाइड इंडिया। When any offence alleged to have been committed in a territory outside India is being inquired into or tried under the provisions of section 188, the central government may, discretion hai, if it thinks fit, direct that copies of depositions made or exhibits produced before a judicial officer in or for that territory or before a diplomatic or consular representative of India in or for that territory shall be received as evidence by the court holding such inquiry or trial in any case in which such court might issue a commission for टेकिंग एविडेंस एज टू द मैटर्स टू विच सच डिपोजिशंस और एग्जिबिट्स रिलेट। बेसिकली यहाँ पे यही कह रहा है कि अगर 188 का कोई ऑफेंस है,
ठीक है। 188 में क्या है कि आपने हाई सीज में या फिर आउटसाइड द लोकल जुरिस्डिक्शन आपने कोई ऑफेंस कमिट किया है। लोकल जुरिस्डिक्शन मतलब यहाँ पे इंडिया के बाहर आपने कोई ऑफेंस कमिट किया है, ठीक है। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है, सेंट्रल गवर्नमेंट की डिस्क्रिप्शन है, दे कैन डायरेक्ट दैट कॉपीज ऑफ द डिपोजिशंस मेड और एग्जिबिट्स प्रोड्यूस बिफोर अ जुडिशियल ऑफिसर इन और फॉर दैट टेरिटरी or before a diplomatic or consular representative of India in or for that territory shall be received as evidence by the court holding such inquiry or trial in any case in which such court might issue a commission of for taking evidence as to the matters to which such depositions or exhibits relates। बेसिकली यही कह रहा है कि अगर आपने देश के बाहर में कोई भी ऑफेंस कमिट किया है, ठीक है, और वहां से आपको एविडेंसेस लाने हैं, ठीक है, तो स्टेट गवर्नमेंट जो आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके पास डिस्क्रिशन है। ऑब्वियस सी बात है ना, हमने पढ़ा था कि अगर आउटसाइड इंडिया कोई भी ऑफेंस कमिट किया जा रहा है तो वहां पर आपको प्रीवियस सैंक्शन चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट का, ठीक है, 188 के अंदर। तो वो जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो वहां पे डायरेक्शन दे सकते हैं कि उससे रिलेटेड जो भी एविडेंसेस हैं वो मैजिस्ट्रेट को प्रोड्यूस किए जाएं। बस यही है, इसमें बहुत ज़्यादा डेल्व करने के लिए नहीं है। 189 उतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है, बस जो आपको ध्यान देना है वो 186 है एंड 170 180 है, ठीक है। इसमें थोड़े से इंट्रिकेट डिटेल्स आ जाते हैं, इसी की वजह से 180 और इस पर थोड़ा सा ध्यान देने की आपको ज़रूरत है। बाकी तो उतना कुछ डेल्व करने के लिए है नहीं, ठीक है। सो चैप्टर 13 भी हमने कर लिया। मुझे पता है मैंने बहुत तेज करवाया है सेक्शन, बहुत जल्दी करवाया, बट इसमें ज़्यादा कुछ अगर डेल्व करने के लिए होता तो मैं आपको समझा देता। इसमें बिल्कुल भी कुछ डेल्व करने के लिए नहीं है, बस आपको सेक्शंस याद होने चाहिए, उनका जो बेसिक प्रिंसिपल है वो याद होना चाहिए, ठीक है। और बाकी जो सेक्शन इंपॉर्टेंट थे वो मैंने आपको समझा ही दिए हैं थोड़े से डिटेल में। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग शुरू करेंगे सेक्शन 190 से, ठीक है, दैट इज द कॉग्निजेंस टेकन बाय ए मैजिस्ट्रेट। इसके बारे में हमने थोड़ा बहुत डिस्कस किया हुआ अपने पास लेक्चर्स में, बट इसको हम लोग काफ़ी इन डिटेल डिस्कस करेंगे। कुछ केस लॉज भी है इससे रिलेटेड जो मैं आपको समझाऊंगा। तो अभी के लिए बस यही था। थैंक यू सो मच, आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।